हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग बच्चे? बच्चा लास्ट क्लास में हमने यूनिट नंबर 2 शुरू किया था। यूनिट 2 फ्रॉम चैप्टर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स। यूनिट 2 के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया? हमने पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो पढ़ा प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तीन एस्पेक्ट में पढ़ा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce. Okay, and the fourth is sustainable development. What provision should be made for future growth by sacrificing current consumption? This is very important. आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? यूनिट नंबर 2 हमारी चल रही है। यूनिट 2 के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, थ्योरेटिकल है, बट थ्योरेटिकल टॉपिक्स हमें बहुत नॉलेज देते हैं बच्चों, बहुत नॉलेज। आप नॉलेज गोल रखें अपना कि मेरे को नॉलेज लेने का, मुझे सीए बनना है ना, चार्ट अकाउंटेंट बनना है, नहीं बनना है, बनना है ना, उसके लिए नॉलेज के बेस पे पढ़ना है हमें, इस बेस पे नहीं कि मेरे को सिर्फ नंबर लाने। ये हम बात कर चुके हैं। चलो ध्यान से मन लगा के पढ़ना है बच्चों। ओके, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज या इकोनॉमिक सिस्टम। उससे पहले लास्ट क्लास वाला एक बार रिवाइज करेंगे 5 मिनट्स में, फिर हम चलेंगे आगे। जरूरी है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। आप लोग रिवाइज करके आए हैं, अगर नहीं करके आए तो यहां रिवाइज करेंगे, बट आपको अपना रिवाइज करना है। मैं रिवाइज कराऊंगा बहुत ब्रीफ में, 5 मिनट्स में, प्रीवियस क्लास वाला, लेकिन आपको रिवाइज करना है डिटेल में। आप लोग कम से कम एक लेक्चर लेने के बाद 2 से 3 घंटा उसको पढ़ें, बिल्कुल अच्छे से कर लें, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, ऐसा कुछ करा करें। ठीक है, तो ध्यान से मन लगा के बैठना पड़ेगा, बट आपको टाइम देना पड़ेगा बच्चे। अब प्रीवियस क्लास में क्या किया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने किया यूनिट 2 में शुरुआत जो किया वो किया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी से। वहां हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन आप लोगों ने पढ़ा। एवरी टाइप ऑफ इकोनॉमी फेसेस द सेम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। So problem arises how to allocate the resources and how to maximize all possible wants with the help of given resources. उसके लिए हमने पढ़ी तीन प्रॉब्लम, तीन एस्पेक्ट्स में, what to produce, how to produce and for whom to produce. What to produce क्या था कि कौन सी गुड्स, selecting the category of types of goods to be produced and in how much quantity, बहुत इंपॉर्टेंट था, कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाए। More of consumer goods than less of capital goods, more of war goods than less of civil goods, ऐसा हमने पढ़ा। How to produce में क्या पढ़ा? How to produce refers to the problem of choice of technique of production. कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करें, LIT और CIT। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज अडॉप्टेड इन दैट टाइप ऑफ इकोनॉमीज जहां पे लेबर अबाउंडेंट में और चीपर है, कैपिटल नहीं अवेलेबल है, महंगा। CIT is used in capital intensive technology is used in that type of economies जहां पे capital abundant में और cheaper है, लेबर बहुत शॉर्टेज है, लेबर की शॉर्टेज है, महंगा है। तो हम वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं जो कॉस्ट एफिशिएंट होती है, जिसमें खर्चा कम आता है, आउटपुट ज्यादा है ना। तो डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी किस टाइप की है, उसके लिए अपन पढ़ेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप ऑफ इकोनॉमीज। कैपिटलिस्टिक नेशन होती है, सोशलिस्टिक नेशन होती है, मिक्स्ड इकोनॉमीज भी होती है, सबके अलग अलग फीचर, सबके अलग अलग गोल्स हैं, सबका अपना सिस्टम है, अलग सिस्टम है। तो सारे सिस्टम आज पढ़ेंगे हम। फिर था बच्चे होम टू प्रोड्यूस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हमने पढ़ा दो एस्पेक्ट, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन? कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करने पड़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो आप हायर करते हैं किससे? हाउस होल्ड से। अब उनको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये प्रॉब्लम है। कितना शेयर उनको देना है, ये प्रॉब्लम है। तो कितना देना है? जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है आपको, उतना उनको आप शेयर डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, रेंट फॉर लैंड, वेजेस फॉर लेबर, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के लिए रिवॉर्ड एज अ प्रॉफिट। ओके, फिर था पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के रिच और पुअर।
कौन सी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे? आप वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, who has paying capacity, and paying capacity depends upon the income level. कितना पैसा लोगों के पास है, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है उनके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ओके, उसके बाद फोर्थ था कि व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय सैक्रिफाइसिंग करंट कंजम्पशन, और फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स हमें बचाकर रखने हैं, अपने करंट कंजम्पशन को कम करके फ्यूचर की ग्रोथ भी देखनी है। ये है फोर्थ प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आज का टॉपिक शुरू होता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और इकोनॉमिक सिस्टम। What is economic system? What is system? System refers to the sum total of arrangements. बच्चों सिस्टम क्या है? सिस्टम मींस कि आपकी इकोनॉमी के अंदर क्या सिस्टम है कि जिससे आप अपनी चीजें पूरी कर पाते हो, आप अपनी एक्टिविटीज कर पाते हो। आपकी एक्टिविटी सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए आपको रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्स आपको सिस्टम कैसे देता है? तो सिस्टम है क्या? सिस्टम सिस्टम एज कंसीडर्ड अ सोर्स, एक प्रोसेस है जहां पे इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, है ना, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करती हैं कि आपका राइट उस पे है या नहीं, आपको परमिशन लेने का है या नहीं। फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्टिक नेशन कैसे होते हैं, कैपिटलिज्म सिस्टम कैसा होता है, वहां पे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, राइट टू जो प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट हैंड्स में होता है, तो वहां प्राइवेट को पूरा फ्रीडम है कि आप लोग इसको यूज जैसे मर्जी कर सकते हो। तो आपकी इकोनॉमी कैसी है? आपकी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ का सिस्टम डिफरेंट है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, यहाँ सिस्टम के अंदर दोनों इंक्लूडेड है। तो सिस्टम एक ऐसी चीज है जिसके अंदर डिवाइसेस हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप कैसे चलाओगे अपनी एक्टिविटीज को। ओके, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम पढ़ेंगे, और ध्यान देना कि तीनों सिस्टम, तीन बोले तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, तीनों अलग अलग है, तीनों के अलग अलग फीचर, तीनों के अलग अलग गोल्स हैं, तीनों के अपने अलग मेरिट्स हैं, अपने डीमेरिट्स। तो शुरुआत करेंगे कैपिटलिज्म से। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी क्या था? इकोनॉमी इज व्हाट विच प्रोवाइड पीपल मींस टू वर्क टू अर्न अ लिविंग। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी। आपकी सोसाइटी में प्रोडक्शन करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कैसा अरेंजमेंट किया गया है, वो है सिस्टम। और वो अरेंजमेंट ही वेल एंड गुड नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो आपका प्रोडक्शन भी अफेक्ट होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी अफेक्ट होगा। इसीलिए बोलते हैं कि आपका सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए, राइट? चलो, सिस्टम हैंग नहीं होना चाहिए बच्चे, किसी भी इकोनॉमी का सिस्टम हैंग, मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात नहीं कर रहा। इसका एग्जांपल भी आप ले लो, ये अगर हैंग हो गया तो मेरी क्लास नहीं चल पाएगी, आप लोग देख नहीं पाएंगे, मैं अपनी क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा आप। ऐसे ही सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो हैंग नहीं होगा तो सब कुछ परफेक्ट चलेगा, स्मूथ चलेगा। आपको अपनी फंक्शनिंग स्मूथ करनी है ना, तो आपको आपका सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल स्पीडी और कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? शुरू करते हैं कि इन शॉर्ट हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, इन शॉर्ट इकोनॉमिक सिस्टम डिफाइंड एज sum of the total devices which give effect to economic choice. It includes various individuals and economic institutions. There are three types of economic system. One is capitalism, other is socialism, and the last is mixed economic system. Capitalism अलग है, socialism अलग है, mixed system अलग है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है। बच्चा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेजीज फेयर इकोनॉमी, लेजीज फेयर मतलब फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ऐसी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। ये सारा एक ही है। तो क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो है जहां पे गोल, एम, मोटिव क्या है? ओनली एंड ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना, अपने तरीके यूज करके प्रॉफिट कमाना, नॉट सोशल वेलफेयर। तो अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज इकोनॉमी जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। मीन्स मतलब रिसोर्सेज किसके पास है? इंडिविजुअल के पास है, प्राइवेट फर्म्स के पास है, इंटरप्राइजेस के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है। राइट जो है वो किसके हाथ में है? प्राइवेट हैंड्स में है। कुछ परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ एरियाज हैं जहां पे परमिशन चाहिए होता है प्रोडक्शन करने के, हार्मफुल गुड्स के लिए या जो इकोनॉमी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं है उनके लिए परमिशन रिक्वायर्ड, अदरवाइज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ऐसा लिखा है, इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम। सर एग्जांपल बताओ कौन सी इकोनॉमी है जहां पे ये चलता है? जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, यूके, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, मेक्सिको, all are developed nation and all are called capitalistic nation where goal is only and only profit maximization and right to property is in private hands, no interference of government. Okay, these economies also called laissez-faire economy, free market economy या बोल सकते हो प्राइवेट। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं कैपिटलिज्म के फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म? सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पहले फीचर से जो है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या आता है? रिसोर्स, रिसोर्सेज के ऊपर राइट किसका है? रिसोर्सेज के ऊपर राइट है प्राइवेट सेक्टर का, इंडिविजुअल्स का, इंटरप्राइज का। कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई बीच में गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ा, है ना? तो द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स दैट प्रोडक्टिव फैक्टर्स सच एज लैंड, फैक्ट्री, मशीन, माइंस एक्सेट्रा कैन बी अंडर द प्राइवेट ओनरशिप। अपने देश जैसा नहीं है कि माइंस गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा या गोल्ड गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा या गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, प्राइवेट को नहीं देने का। वहां प्राइवेट हैंड्स में सब हो सकता है। द ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स आर फ्री टू यूज एज दे लाइक इन एनी मैनर दे लाइक, चाहे वो खुद यूज करें, चाहे वो किसी और को यूज करने के लिए दें, ठीक है? एज दे लाइक, बीक्वेथ मतलब किसी और को हैंड ओवर करना, वो यूज कर लेंगे और आपको चार्ज पे कर देंगे, ऐसा भी वो कर सकते हैं। उनके पास रिसोर्स है, उनके पास राइट है, वो कुछ भी करें, ठीक है? उसके बाद द गवर्नमेंट में हावर पुट सम रिस्ट्रिक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इन जर्नली अगर कुछ लग रहा है गवर्नमेंट को कि ये वेलफेयर के लिए ठीक नहीं होगा तो गवर्नमेंट उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन राइट किसके हाथ में है? पूरा पूरा प्राइवेट के हाथ में, प्रॉपर पूरा फ्रीडम है। तो फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस द नेक्स्ट फीचर अलग से दिया हुआ आपको। ईच इंडिविजुअल वेदर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और द रिसोर्स ऑनर, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो किसी रिसोर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर हो, उसके पास फुल फ्रीडम है कि उसे, कंज्यूमर के पास क्या फ्रीडम है? कंज्यूमर के पास ये फ्रीडम है कि वो क्या कंज्यूम करना चाहते हैं, उसकी चॉइस है, वो जो मर्जी खरीदे, वो पैसे देगा, कंज्यूम करेगा और यूज करेगा, फुल फ्रीडम। प्रोड्यूसर के पास पूरा फ्रीडम है, वो क्या प्रोड्यूस करना चाहता है वो प्रोड्यूस करे, उसको जो प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस कर सकता है, फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर इज फ्री टू सेट अप एनी टाइप ऑफ फर्म एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फ्रीडम, आजादी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। सर फर्क क्या है फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज में, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस में? बच्चों इकोनॉमिक चॉइस में आता है एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन, इन सब में आपको फ्रीडम है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है रिगार्डिंग कंजम्पशन। कोई भी आप काम करो, कहीं भी वर्क करो, प्रोडक्शन करो, एक्सचेंज करो, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज फुल फ्रीडम। And the most important is aim is profit motive, aim is profit motive। आपका जो aim है वो क्या है? profit motive। profit motive is the driving force in a free enterprise economy। profit motive ही एक ऐसा सोर्स है जो इकोनॉमी को पुश करता है कि प्रॉफिट एम है। जहां भी एम प्रॉफिट होता है, जहां भी एम सेल्फ इंटरेस्ट होता है, वहां हर पर्सन 100%
कमिटमेंट से काम करता है, 100% कमिटमेंट देता है कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, मैं 100% कमिटमेंट से काम करूंगा। अगर एम वेलफेयर हो जाता है तो बंदा थोड़ा सा रुक जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा आगे कि क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। इतना आगे बच्चों आपको समझ। इसके बाद अब देखो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स इन फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी एंड डायरेक्ट्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू द एम ऑफ प्रॉफिट। जितनी भी एक्टिविटी होंगी सबका एम, सबका गोल एक ही होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डिजायर फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट की इच्छा हर एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है अपने बिजनेस को ग्रो डेवलप करने। एम प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो उसका ही फायदा, उसका ही बेनिफिट है। तो उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऐसी इकोनॉमी के अंदर एक फीचर है कि यहाँ पे कंज्यूमर सेवेनिटी होती है। व्हाट इज कंज्यूमर सेवेनिटी? नया वर्ड है, हाँ पहले सुना नहीं। कंज्यूमर सेवेनिटी, कंज्यूमर सेवेनिटी मीन्स कि आप वो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो जो कंज्यूमर मांग रहा है। कैपिटलिज्म सिस्टम में या प्राइवेट इकोनॉमीज के अंदर वो प्रोड्यूस किया जाता है जो कंज्यूमर मांगता है, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के डिजायर के अकॉर्डिंग चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है। जहां ऐसा होगा वैरायटी होगी, वैरायटी वैरायटी होगी, कंज्यूमर जो चाहे वो ले ले। कंज्यूमर सेवेनिटी, कंज्यूमर को एडिक्शन हो जाता है एक तरह का कि मेरे को जो मांगता है वो मिल जाता है, जो मांगता है मिल जाता है। ये डीमेरिट में हम लिखेंगे, देखना क्या लिखेंगे, पर यहां भी फीचर है कि कंज्यूमर सेवेनिटी है। प्राइवेट इकोनॉमीज के अंदर कंज्यूमर के चॉइस के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ऐसा सोशलिस्टिक नेशन में नहीं होता बच्चों। कैपिटलिज्म में ऐसा होता है जो कंज्यूमर मांग रहा है उसको मिलेगा ही मिलेगा, जो वो सोचेगा उसके सामने होगा, वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके उसको देगा। ओके, पढ़ते हैं। कंज्यूमर इज द किंग अंडर द कैपिटलिज्म। कंज्यूमर ही राजा है, वही डिसाइड करेगा कि प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसर डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि मेरे को क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर को चाहिए ही नहीं फिर। इसीलिए कंज्यूमर इज द किंग अंडर कैपिटलिज्म। कंज्यूमर सेवेनिटी मींस दैट बायर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। कंज्यूमर ही डिसाइड करेगा कितनी क्वांटिटी में। ऐसा क्यों? जितनी डिमांड आ रही है कंज्यूमर से उतना ही तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। तो कंज्यूमर ही अल्टीमेटली डिसाइड कर रहा है कि कितना बनाना है आपको और क्या बनाना है। समझ में आ रहा है? तो कंज्यूमर हैव अनब्रिडल्ड फ्रीडम, भरपूर फ्रीडम है चूज करने का गुड सर्विस को, जो वो चाहता है वो उसको चाहिए और मिलेगी। Therefore, producer have to produce those goods and services which are preferred by the consumers. In other words, based on the purchase they make, consumer decide how economy's limited resources are allocated. Ultimately, consumer section decide कर रहा है कि resource कैसे distribute किए जाएं। resource वहां लगाओ जो मेरे को goods चाहिए। Okay? नेक्स्ट फीचर इज कंपटीशन। बच्चों यहां तक आपको समझ में आ रहा है? बच्चों बोलो कंपटीशन। आप सोचिए जहां सारे के सारे ही प्राइवेट इंटरप्राइजेस, सारे के सारे ही प्राइवेट इंडिविजुअल फर्म्स हैं, वहां कंपटीशन होगा कि नहीं? सबका मोटिव प्रॉफिट है। एक मार्केट में 50, 100, 150, 200 सेलर है, सबका मोटिव प्रॉफिट है। कंज्यूमर मार्केट में जाता है, हर प्राइवेट इंटरप्राइज, हर प्राइवेट फर्म, हर प्राइवेट प्रोड्यूसर, हर प्राइवेट सेलर चाहता है मेरे पास कंज्यूमर है, मेरे पास कंज्यूमर है। तो इतना कंपटीशन, और कंपटीशन जब मार्केट में होता है तो हर प्रोड्यूसर का गोल ये होता है कि वो अलग तरीके की गुड्स बनाए जो कंज्यूमर पसंद करे, कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाए मेरी गुड्स से। तो हर प्रोड्यूसर वैरायटी ऑफ गुड्स निकालता है ताकि प्रोड्यूसर के पास कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो कंपटीशन के चक्कर में इन्वेंशन होता है, कंपटीशन के चक्कर में टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, कंपटीशन के चक्कर में मॉडर्नाइजेशन होती है, जिससे इकोनॉमी को ही फायदा होता है। तो कंपटीशन इज, we can say, is driving force as like profit. Okay, competition is the most important feature of capitalist economy. Competition bring out the best among buyers and sellers. Buyers के लिए बेस्ट क्या? वैरायटीज आएंगी, इन्वेंशंस होंगी। और प्रोड्यूसर के लिए बेस्ट क्या? कंपटीशन की वजह से वो टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप करेगा, मॉडर्नाइजेशन करेगा, उसको भी फायदा होने वाला है। तो सबको फायदा होता है कंपटीशन से। ओके, लेकिन नुकसान भी है, पढ़ेंगे हम इसके डीमेरिट्स में।
और ये तो आपको पता ही है कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कोई भी बीच में टांग अड़ाना नहीं होता है, प्राइवेट जैसे चाहता है वैसे करो। तो इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी? जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इज नॉट नॉट सेंट्रली प्लान्ड। व्हाट इज सेंट्रली प्लान्ड? जहां गवर्नमेंट डिसाइड करे, गवर्नमेंट प्लानिंग करे क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा। यहाँ ऐसा तो नहीं है ना। तो इस इकोनॉमी को हम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी तो नहीं बोल सकते ना, कमांड इकोनॉमी तो नहीं बोल सकते ना, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है, लेजी फेयर सिस्टम है, जब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस एंड एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइस मैकेनिज्म है जो ऑपरेट करता है। यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है लिखेंगे। प्राइस मैकेनिज्म मींस डिमांड एंड सप्लाई। जो भी चीजें, जो भी प्रॉब्लम होंगी वो सब कैसे सॉल्व होंगी? डिमांड और सप्लाई से सॉल्व होंगी बच्चों, डिमांड और सप्लाई से सॉल्व होंगी, मार्केट फोर्सेस से सॉल्व होंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद कैपिटलिज्म का मीनिंग और फीचर्स करने के बाद हम आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मेरिट्स। कैपिटलिज्म के मेरिट्स क्या है, कैपिटलिज्म के डीमेरिट्स क्या हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैपिटलिज्म के मेरिट्स क्या हैं। सबसे पहला मेरिट क्या है बच्चा? सबसे पहला मेरिट है द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम, दिस बोले तो कैपिटलिज्म, इज दैट इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट। यहां पे मोटिव क्या था बच्चों? प्रॉफिट। और प्रॉफिट मोटिव को आप बोलोगे क्या? सेल्फ इंटरेस्ट यहां मोटिव है, जिससे जीडीपी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। क्योंकि मैंने आपको बोला अगर आपका एम प्रॉफिट होगा तो आप 100% कमिटमेंट से काम करेंगे और ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, बहुत फास्ट होगी। हर वर्कर फटाफट सामान बनाएगा, फटाफट प्रोडक्शन करेगा, तो उसको भी इंसेंटिव मिले। दूसरा मेरिट क्या है? ये मेरिट मतलब कि फायदे, बेनिफिट्स, गुड इंपैक्ट्स। वो क्या है कि रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्टिविटीज इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव। रिसोर्स वहां लगाए जाते हैं जहां सबसे ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑप्टिमम एलोकेशन यहां पे होता है, रिसोर्स को वेस्ट नहीं होने दिया जाता है, ऐसा इनका गोल है। देखो प्रॉफिट एम है और रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करेगा ना, कोई जानबूझ के तो नहीं करेगा ना। तो एम तो यही है कि रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज करना है हमें, ठीक है। उसके बाद जहां रिसोर्स को ऑप्टिममली यूटिलाइज किया जा रहा है, इट मींस वहां पे कॉस्ट कम आने वाली है और आउटपुट ज्यादा आने वाली है, उसे आप नाम देते हैं एफिशिएंसी का। तो नेक्स्ट मेरिट है कि यहां पर हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी भी होती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट मेरिट पे, वो है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज। सबका मतलब सेम निकल रहा है। और एम इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय अप्लाइंग द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स। डेवलप कंट्रीज में यूज करता है ये लोग कौन सी टेक्नोलॉजी बच्चों? सीआईटी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यहाँ पे जो कैपिटल है वो चीपर होता है, कैपिटल चीपर होगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी कॉस्ट कम आएगी और आउटपुट ज्यादा आएगी। और कैपिटलिज्म वर्क करता है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक पता है ना आपको। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि लोग जो है, सोसाइटी जो है, पीपल जो है, अपनी चॉइसेस से इलेक्ट करते हैं कि कौन हमारे कोऑपरेट है ना। तो यहां पे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है। उसके बाद द कैपिटलिज्म सेटअप एनकरेज एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग एंड इमर्जेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल क्लास विलिंग टू टेक रिस्क। यहां जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी इंटरप्रेन्योर्स समझते हो ना, जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब के अंदर डिजायर होता है, विलिंगनेस होती है रिस्क लेने की। ये लोग सोचते हैं, ये लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, जितना रिस्क लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, इनकी थिंकिंग होती है। ये लोग रिस्क लेते हैं, जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा ही सोचते हैं। ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर दिस टाइप, क्यों रिस्क लेते हैं, जानते हैं और लेते भी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका मेरिट है, मेरिट तो खत्म हो गया, अब डीमेरिट है आपका। डीमेरिट पढ़ेंगे हम किसके? कैपिटलिज्म के। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। अब सुनिए, द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट, द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट। लिखिएगा, कलेक्टिव इंटरेस्ट मतलब सोशल इंटरेस्ट, या आप लिख सकते हो सोशल वेलफेयर। इन सिस्टम में सोशल वेलफेयर कहीं ना कहीं रह जाता है।
क्योंकि आपका मोटिव था प्रॉफिट, आप प्रॉफिट मोटिव के चक्कर में उस डायरेक्शन में गए जहां आपको प्रॉफिट होने वाला था, आपने सोसाइटी को भूल दिया। आप सोसाइटी को भूल गए कि वेलफेयर भी जरूरी होता है। और कैपिटलिज्म में क्यों ऐसा होगा कि वेलफेयर देखेंगे? कैपिटलिज्म के अंदर वेलफेयर मोटिव होता ही नहीं है। तो सेल्फ इंटरेस्ट इज बिकम प्रायोरिटी ओवर द सोशल इंटरेस्ट, यहां पे ये आप लिख सकते हैं। तो ओनली ओनली एंड ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड जिनसे उनको प्रॉफिट होगा। वो लग्जरीज पे ध्यान ज्यादा देंगे, लग्जरीज में हाई प्रॉफिट होता है। वो नेसेसिटी गुड्स कम बना तो उसमें कम प्रॉफिट होता है। तो ये कहां जाते हैं? जहां उनको प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन is directed to satisfy needs of rich. The poor people suffer deprivation. बेचारा पुअर पहले ही पुअर है, उसको और गुड्स नहीं मिल पा रही हैं, उसको सोसाइटी में शेयर नहीं मिल पा रहे, तो बेचारा वो और पुअर हो जाता है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी और पॉवर्टी ज्यादा हो सकती है। मतलब पॉवर्टी का मतलब यहाँ पे है कि रिच और पुअर में गैप जो है ना वो बहुत ज्यादा हो सकता है। रिच बहुत रिच है और पुअर बहुत पुअर है, ये डीमेरिट है बच्चों। सोशल जस्टिस यहाँ पे नहीं हो पाया, इसका प्रिंसिपल डीमेरिट है। उसके बाद नेक्स्ट डीमेरिट इज देयर इज वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मतलब इनइक्वालिटी बोले तो आप लिख सकते हो कि रिच और पुअर में गैप बहुत ज्यादा होना। रिच और पुअर में गैप बहुत ज्यादा होना। रिच इज रिचर, पुअर इज मोर पुअरर। मतलब किसी के पास तो बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। हैव एंड हैव नॉट्स। रिच के पास सब कुछ है, पुअर के पास कुछ भी नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। क्लास कंफ्लिक्ट बोलते हैं इसको। क्लास में स्ट्रगल हो रहा है, पुअर बहुत स्ट्रगल कर रहा है, रिच बहुत आगे पहुंच गया, तो गैप आ गया रिच और पुअर में। इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, सोशल अनरेस्ट। जब आदमी खाली होगा, पुअर होगा, गरीब होगा, तो हमेशा डिप्रिवेशन में होगा, है ना। तो वही चीज है, पेन में होगा, तो ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकता है। ये डीमेरिट है। तो प्रॉफिट के आगे भागोगे तो ऑब्वियस पुअर तो नहीं जाएगा ना, वो नहीं ले पाएगा बेनिफिट। उसके बाद लिखा है अंडर कैपिटलिज्म। अंडर कैपिटलिज्म देयर इज प्रीसीडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। आपने पढ़ा था ना कि राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट हैंड्स में होता है ना। तो यहाँ मोटिव क्या है कि मेरे को मेरे प्रॉपर्टी राइट मेरे हाथ में होने चाहिए, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो किसको दी जा रही है? प्रॉपर्टी राइट्स को। क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स अगर आपके पास होंगे तभी आप लोग प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो प्रॉपर्टी राइट्स की प्रायोरिटी ऊपर रखिए, ह्यूमन राइट्स को छोड़ दिया, पीछे कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा में पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद द कैपिटलिज्म सिस्टम इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर। हमने फर्स्ट मेरिट पड़ी थी कि यहाँ मोटिव सेल्फ इंटरेस्ट है, तो डिमेरिट क्या बना कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर को इग्नोर किया गया। क्योंकि यहाँ एम है आपका वो क्या है? ओनली एंड ओनली प्रॉफिट, नॉट वेलफेयर ऑफ पीपल। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका एम प्रॉफिट है तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे इनइक्वालिटी, रिच और पुअर में गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। और जब रिच पुअर में गैप बहुत ज्यादा आएगा तो हम ये देख नहीं पाएंगे कि कंट्री की रियल नीड्स क्या है। रिच बहुत रिच हो गए, पुअर बहुत पुअर है, तो रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी पता नहीं चल पाती, सोसाइटी को चाहिए क्या। सब लोग प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, समझिएगा कि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर कॉमन है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर कॉमन है। लेबर को बहुत ज्यादा दबाया जाता है, एक्सप्लॉयट किया जाता है। कैसे? बच्चों, अगर किसी लेबर, किसी वर्कर, किसी एम्प्लॉय ने काम किया तो पैसा मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। अच्छा काम करके दे रहा है, इंसेंटिव मिलेगा, नहीं करके दे रहा है तो नहीं मिलेगा। और यहां पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप अगर एफिशिएंसी से अच्छे तरीके से काम कर रहे हो तो आपको रखेंगे, नहीं कर रहे हो तो निकाल देंगे। हायर एंड फायर, ये पॉलिसी फॉलो करते हैं, हायर एंड फायर। ठीक है, हायर कर लो, नहीं कर रहा काम तो निकाल दो। इनको नहीं मतलब कि जॉब सिक्योरिटी देने का, सरकारी नौकरी वाला काम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लेबर बहुत परेशान हो जाता है अगर वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको चाहिए प्रॉफिट, उनको चाहिए मेरे लिए काम कौन ठीक तरीके से कर रहा है। जो 100% कमिटमेंट से काम करेगा उसको रखा जाएगा, बाकी को निकाल दिया जाएगा। वर्कलोड बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, इस वजह से वर्कर स्ट्राइक्स भी कर देते हैं, लॉकआउट्स भी कर देते हैं, परेशान बहुत हो जाते हैं। उसे बोलते हैं हम क्या? कि एक्सप्लॉयटेशन। ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट फीचर, सॉरी नेक्स्ट डीमेरिट आता है कि हमने एक पॉइंट में पढ़ा था, मैरिट्स में पढ़ा था कि यहां कंज्यूमर सेवेनिटी होती है। अब डीमेरिट क्या है सुनिएगा। जब कंज्यूमर के चॉइस के अकॉर्डिंग चीजें प्रोड्यूस की जा रही
ध्यान से सुनिएगा, अगर कंज्यूमर के चॉइस के अकॉर्डिंग चीजें प्रोड्यूस की जा रही है तो प्रोड्यूसर मन चाहे पैसे मांगेगा। अच्छा आपको ये चाहिए, मिल जाएगा, इतने पैसे दूंगा, ठीक है दे दो, कंज्यूमर को तो चाहिए। अच्छा आपको वो चाहिए, प्रोड्यूस कर दूंगा, इतने पैसे लूंगा, ठीक है दे दो, कंज्यूमर को तो चाहिए। तो कंज्यूमर जो मांग रहा है वो उसको मिल रहा है, उसके मुंह मांगे पैसे उसको दिए जा रहे हैं प्रोड्यूसर को। तो कंज्यूमर को उसने अपना हैबिचुअल बना लिया, आदत बना लिया, कंज्यूमर तो मुझसे अब लेगा ही, क्योंकि मैं वो दे रहा हूं जो कंज्यूमर मांग रहा है, मुंह मांगे पैसे मांग रहा हूं, मुझे मिल रहे हैं। डीप में जाओ, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, कंज्यूमर जो मांग रहा है उसको दिया जा रहा है, और जो पैसे मांगे जा रहे हैं वो दे रहा है, इट मींस कि वो देगा, उसको हैबिचुअल बना दिया गया है। समझ रहे हो? तो इसे बोलते हैं कंज्यूमर सेवेनिटी, एक मिथ है। कंज्यूमर विक्टिम्स बन जाते हैं एक्सप्लॉइटेशन के, क्योंकि उनका मोटिव तो प्रॉफिट है, वो बनाएंगे जो कंज्यूमर मांगेगा। लेकिन कंज्यूमर क्या हो गया, कंज्यूमर का वेलफेयर नहीं ध्यान रखा जा रहा है, कंज्यूमर के वेलफेयर को देखा नहीं जा रहा है कि वो सारे पैसे मेरे को ही दे देगा तो बचाएगा क्या, नहीं है ऐसा। वो लग्जरी बनाता है, लग्जरी से अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर सेवेनिटी की हेल्प से कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन यहां किया जाता है, डीमेरिट है बच्चा। उसके बाद यहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट भी हो जाते हैं, मिस एलोकेट भी हो जाते हैं, क्योंकि सारे रिसोर्सेज को कहां लगाया जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स में। वेज गुड्स यानी नेसेसिटी गुड्स, जो बेसिक गुड्स हैं वो तो प्रोड्यूस ज्यादा की ही नहीं जा रही, उनमें प्रॉफिट ही बहुत कम है। जहां प्रॉफिट लोअर है वो प्रोड्यूस क्यों किया जाएगा? तो आपको रिसोर्सेज कहां लगाने होते हैं कि जहां सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, सबसे ज्यादा जो वांट, जरूरी वाले वांट है उसके लिए प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। तो सबसे जरूरी नेसेसिटी गुड्स होती हैं, और नेसेसिटी में प्रॉफिट है ही नहीं। तो कैपिटलिज्म में प्राइवेट इंटरप्राइजेस क्या बनाते हैं, लग्जरी गुड्स, लग्जरीज आर नॉट नेसेसिटी। तो यहां रिसोर्स का एलोकेशन मिस हो सकता है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अ डीमेरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उसके बाद एक और चीज बोल रहा है, लेस ऑफ मैरिट गुड्स। मैरिट गुड्स क्या होता है, आपके बेनिफिट के लिए जो गुड्स हैं, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को, आपके लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए जो गुड है वो है एजुकेशन, आपकी स्किल्स, हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, इससे लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव भी होता है और आप हेल्दी भी रहते हैं, आपके बेनिफिट के लिए। तो ये चीजें, इनका ध्यान भी यहाँ पे नहीं रखा जा रहा है। लेस ऑफ मैरिड गुड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर विल बी प्रोड्यूस। पैसों से होगा सब, महंगी महंगी पढ़ाई होगी, कोई ले पाए तो ठीक है, नहीं ले पाए तो ना ले पाए। बट हमारी इकोनॉमी में क्या होता है कि अगर कोई एजुकेशन नहीं ले पाता था, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, वहां पैसा नहीं है। On the other hand, a number of goods and services which are positively harmful to society will be produced more because they are more profitable. यहां पे हार्मफुल गुड्स का कंजम्पशन ज्यादा किया जाता है, क्योंकि हार्मफुल गुड्स में प्रॉफिट ज्यादा है। बच्चा, लिक्वर, टबाको, सिगरेट, दे आर हार्मफुल गुड्स ना, कितनी भी महंगी हो लोग लेते हैं, दी इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, लोग लेते हैं, कितने भी महंगे लोग लेंगे, डिमांड में चेंज नहीं करेंगे। तो इन गुड्स में, इन गुड्स का जो कंज्यूमर है वो हैबिचुअल बन जाता है, और जिस चीज की हैबिट लग जाती है ना, दीज आर हैबिचुअल गुड्स, जिनकी हैबिट लग जाती है उसके लिए कंज्यूमर कितना भी पे करने को रेडी होता है। तो प्रोड्यूसर फायदा उठा रहा है आपका वहां पर, तो वही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके आप हैबिचुअल हो। हार्मफुल गुड्स, तो हार्मफुल गुड्स की हैबिट अगर लग जाए तो प्रोड्यूसर का तो फायदा ही फायदा है, लोग तो लेगा ही लेगा। तो इसीलिए वो लोग ये प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं, वो क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, दिस इज अ डीमेरिट। उसके बाद नेक्स्ट डीमेरिट है ड्यू टू अनप्लान्ड प्रोडक्शन। अनप्लान्ड क्यों बोल रहा है, क्योंकि पता ही नहीं है कब क्या प्रोड्यूस करना पड़ जाए, कंज्यूमर की डिमांड का पैटर्न कब बदल जाए। अनप्लान्ड प्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन। कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्शन ओवर हो जाता है, फिर वो वेस्ट पड़ा रहता है। कभी कभी क्या होता है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, मार्केट बिल्कुल डाउन चली जाती है, मार्केट डाउन चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कॉमन प्रॉब्लम है वहां पे डिप्रेशन, रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट तो कॉमन। बिजनेस साइकिल बहुत जल्दी स्पीडी ऑपरेट होता है, इन्फ्लेशन एकदम से आ गया, डिफ्लेशन एकदम से आ गया, रिसेशन एकदम से आ गया, तो ये कॉमन प्रॉब्लम वहां पे है। उसके बाद देयर इज enormous waste of productive resources as firms spend huge amount of money on advertisement and sales promotion activities. Very simple point, बहुत आसानी से समझने वाला पॉइंट है। अगर आपका इन प्रॉफिट है, आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहोगे, और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट।
और एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, इतना पैसा खर्च करना पड़ता है कि वेस्टेज बहुत, मतलब बिना गिना पैसा ऐसे फ्लो करना पड़ता है, तब जाके आपका प्रोडक्ट प्रमोट होता है मार्केट में। तो यहां पे मोटिव प्रॉफिट है, तो प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोट करने के लिए सेल्स प्रमोशन टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, ये डीमेरिट है। और यहां पर capitalism leads to formation of monopolies as a large firm may be able to drive out small ones by fair means। कैपिटलिज्म में जो बड़ी बड़ी फर्म है, बड़े बड़े इंटरप्राइज हैं, उनका चलता है। वो लोग छोटी फर्म को ऐसे ही मार्केट से निकाल देते हैं, उनका प्रोडक्ट बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, जो छोटी फर्म्स कंपीट कर ही नहीं पाती। तो यहाँ कैपिटलिज्म में बड़ी फर्म्स चलती हैं, डोमिनेटिंग जो है वो बड़ी फर्म है, स्मॉल फर्म्स के ऊपर स्मॉल फर्म्स तो आउट हो जाती है मार्केट से, क्योंकि वो कंपीट नहीं कर सकती हैं। ये स्मॉल फर्म्स के लिए डिमेरिट बन गया। ओके, उसके बाद यहां पे चलता है एक्सेसिव मेटेरियलिज्म। एक्सेसिव मेटीरियलिज्म मतलब कि वो प्रोड्यूस किया जा रहा है जिसकी ज्यादा नीड नहीं है, शॉप वाली बात होगी मेटीरियलिज्म। उसके बाद बोल रहा है यहाँ कॉन्स्पिशियस गुड्स, महंगी महंगी गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, जिसका कंज्यूमर एडिक्टेड है, वो चीज प्रोड्यूस की जाती है, ये यहां पर चलता है। अनएथिकल कंजम्पशन वाली चीजें हो रही हैं, इट लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट का नुकसान भी हो सकता है। कैसे हो सकता है बच्चों? लग्जरी गुड्स में आता है आपका, मान लीजिए एसी, ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं नीड बन जाता है, ठीक है, उससे एनवायरमेंट डिग्रेड होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब बड़ी बड़ी गाड़ियां, पेट्रोल यूज होगा, डीजल यूज होगा, पॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? होगा। तो इन चीजों में ऐसा बहुत ज्यादा है, यहां मेटलिज्म है तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन पक्का है। तो ये थे प्रिंसिपल डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। कैपिटलिज्म का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है सोशलिज्म। फिर आपका आता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। बच्चों, कैपिटलिज्म में एक बात ध्यान रखो, आपको सारे फीचर्स और मेरिट्स ऑलमोस्ट सेम लगेंगे। तो फीचर्स मेरिट्स लगभग लगभग सेम है, ठीक है। आप फीचर मेरिट्स दोनों को ही पढ़िए, क्योंकि दोनों को पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। डीमेरिट्स ध्यान से पढ़िए, की नोट्स बनाइए। आप नोट से पढ़ेंगे, जो आपको नोट्स मिले हुए हैं उस नोट से पढ़ेंगे, उस नोट्स पे अंडरलाइन करके मार्क कीजिए, लिखिए, हर वर्ड का मतलब लिखिए। स्टिकी नोट्स बनाइए, जो आपको याद नहीं रहता उसे एक स्लिप बनाकर उसे वहां पेस्ट कीजिए, आपको याद रहेगा। ये चीजें करनी पड़ेंगी, पता है, इनको करने से आपको बेनिफिट मिलता है, आपको सब कुछ रिविजन टाइम पे सब रिवाइव हो जाता है। ये काम करिए। और डे बाय डे, सेम डे, जो लेक्चर सेम डे हुआ है उस लेक्चर को सेम डे आप पढ़िए। नेक्स्ट डे पे स्किप करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, आप भूल जाएंगे। सेम डे हैबिट डालिए, आपको सेम डे पढ़ना है, आज जो हुआ उसे आज ही करें। ओके, उसके बाद जब यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 2 कंप्लीट होने के बाद आप यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों के एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यू यहां पर है, देखो आप कितने एमसीक्यूज हैं, लगभग 100 से लेके 150 और 200 एमसीक्यू होगा, ठीक है। 100 तो होगा ही होगा। तो आप सारे एमसीक्यूज जो हैं ये यूनिट 2 के बाद कर सकते हैं, ठीक है। 42 एमसीक्यूज यहाँ पे हैं, उसके बाद और भी हैं एमसीक्यूज नीचे, ये सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व करिएगा बच्चों। जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे 42 के बाद, देखो यहां पर हम नंबर पहुंचते हैं कहां तक, 80, 84 एंड 42, अराउंड 120 एमसीक्यूज आर देयर। इतने सारे एमसीक्यू आपके पास हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से ही आते हैं, पता चलता है कौन सा, आदत बनता है कि एक तरीका समझ में आ जाता है, ट्रिक समझ में आ जाती है, कौन सा ऑप्शन सही है, कैसे मुझे मार्क करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है, सब पता चल जाता है। तो बहुत तरीके से करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम शुरू करेंगे सोशलिज्म, उसके फीचर्स, मैरिट, डिमेरिट, और फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर्स, मैरिट, डिमेरिट। नेक्स्ट क्लास में आपका लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा, मुझे लगा आज हो जाएगा, बट आज तो कैपिटलिज्म बहुत लंबा चला गया, डीप में समझाया, आप डीप में पढ़ो, आराम से करेंगे, जल्दबाजी किसी चीज की भी नहीं है। तो इतना ही करते हैं आज, ध्यान से पढ़िएगा, और जो भी डाउट हो साथ साथ मार्क करिएगा, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।